So, very good evening, class. In the first class of the aptitude, we had a discussion about percentage, and now the second topic of aptitude is ratio and fractions. Ratio and fractions. ठीक है. देखिए, फर्स्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी का सेम एप्लीकेशन यहाँ पे कुछ हम लोग देखेंगे. परसेंटेज को भूलिएगा मत, उसको बहुत ध्यान में रखिएगा. उसी से देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि हमने जब बेसिक मैथ्स या जब फर्स्ट सेकंड या अप टू 10th क्लास जब भी तक पढ़ा था हमने मैथ्स, कुछ लोगों ने फिर उसके बाद कॉमर्स कॉमर्स ले लेते हैं. हालांकि आप लोग तो नहीं लिए होंगे, इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड के ना. तो जब मतलब जो आपने बेसिक मैथ्स पढ़ा था वहां पे क्या होता है कि परसेंटेज और रेशियो फ्रैक्शंस, स्पीड और टाइम, और ये वाले जो वर्क एंड टाइम, स्पीड और ये वाले जो चैप्टर्स होते हैं, इनको ना हमको सबको अलग अलग बताया जाता है. नंबर सिस्टम को अलग, एक दूसरे से रिलेट नहीं किया जाता है. तो हम लोग को ऐसा लगता है कि ये चैप्टर अलग है, इसको इस फार्मूले से सॉल्व करना है. ये चैप्टर अलग है, इसको इस फार्मूले से सॉल्व करना है. बट एक्चुअल में ना वो आपस में इंटरलिंक होते हैं. वो हम लोग को बताया नहीं जाता. एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा ये फॉल्ट है. तो अभी हम लोग यही करेंगे, दोनों को लिंक करेंगे. मैंने सुबह आप लोग को अगर सुबह क्लास ध्यान होगा तो मैंने क्या किया था कि परसेंटेज को रिलेट किया था फ्रैक्शन के टर्म्स में, है ना. तो आप लोग को चीजें थोड़ा डुएबल लग रही थी, थोड़ा इजी लग रहा था कि नहीं, परसेंटेज को इस तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है ना. तो अभी वाले क्लास में क्या करेंगे, वही प्रोसेस रिवर्स करेंगे. जो फ्रैक्शंस हैं या जो रेशियो हैं उसको हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, या दोनों को आपस में एक दूसरे से लिंक करके आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे. तो आप लोगों को ना थोड़ा चीजें आसान लगेंगी. व्हाट द पॉइंट? यस नो? Yes, sir. ठीक है. तो इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं. सबसे पहले मोस्ट सिंप्लीफाइड एग्जांपल, पिज्जा तो आप सब लोग खाते होंगे ना. तो एज्यूम कीजिए ये पिज्जा है, और अगर मैं इसको दो स्लाइस में इक्वली कट करूं, है ना. तो अगर परसेंटेज के टर्म्स में बात करूं तो ये वाला टर्म 50% होगा, ये वाला टर्म 50% होगा. ठीक है. बट अगर फ्रैक्शंस के टर्म में बात करूं तो ये 1/2 है और ये 1/2. यही है ना. हाँ. अभी इसी को थोड़ा और चेंज करते हैं. दो पार्ट में ना डिवाइड करके हम इसको डिवाइड करते हैं चार पार्ट में. ठीक है. कितना पार्ट में डिवाइड किया? चार पार्ट में. सो अब जो ये रेशियो निकल के आया है ये क्या है? 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4. ठीक है. यही होगा. रेशियो 1/4 है. परसेंटेज में अगर बात करें तो 25% ईच कॉर्नर या ईच स्लाइस ऑफ 25%. हम्म. ठीक. अभी देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए कि जैसे चार फ्रेंड है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक फ्रेंड ने अपना स्लाइस खा लिया. ठीक है. अब रिमेनिंग पार्ट कितना बचा है? ये जो रिमेनिंग थ्री पार्ट है बार फोर 3 इंटू 1/4, दैट इज 3/4 रिमेनिंग है ना. थ्री बाई हाँ. फोर रिमेनिंग है. अब मैं रेशियो आपसे पूछता हूँ किस चीज का, कि जो पिज्जा खा लिया गया है, दैट इज ईटन पिज्जा टू द ईटन पिज्जा. रेशियो किसका पूछना है आपको? ईटन टू द रिमेनिंग. ईटन टू रिमेनिंग, ये मैं रेशियो पूछता हूँ. तो ये क्या आएगा रेशियो? ये रेशियो क्या होना चाहिए? कितना पिज्जा खाया जा चुका है ध्यान दीजिए. 1/4. कितना बचा है? 3/4. तो ये 4 से 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा ना, बिकॉज की ये चीजें ऊपर जाके रिवर्स हो जाती है. इसको होता कैसे है? 1/4 इंटू 4/3, ये हो जाता है ना. और ये रेशियो 1/3 बचेगा ना. अभी इसी को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. कितना पिज्जा खाया जा चुका है? 25% ना. 25% ईटर है, रिमेनिंग कितना है? 75%. तो 25 डिवाइड बाय 75, अगेन 75. 25 डिवाइड बाय 75, इट अगेन 1/3. ये बनता है तो ठीक है, नहीं तो ये वाला ध्यान में रखिए. यस सर. सब कुछ चीजें क्लियर हो रही है ना यहाँ तक? किसी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क नाउ. एनीवन, एनी डाउट?
चलिए ठीक, देखिए अभी अगर मैं इसी को रिवर्स कर देता हूँ, सेम चीज को मैं रिवर्स कर देता हूँ, सो रिमेनिंग अपॉन ईटन, रिमेनिंग टू ईटन पिज्जा का रेशियो पूछता हूँ, तो रिमेनिंग टू ईटन ये क्या होगा, रिमेनिंग टू ईटन 3 है ना। इसी पिज्जा को अभी थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, ये तो इजी इजी स्टेप था। अच्छा किसी को नोट करना है तो आप लोग कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये रनिंग चीज है ना, थोड़ा सा इसमें लिखाने लगा है कुछ है नहीं, तो आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से जो आपको नोट करना है वो नोट कर लीजिए जल्दी। नोटेड एवरीवन, यस नो। ठीक, नेक्स्ट क्या करते हैं, उसी पिज्जा को हमने 6 इक्वल स्लाइड्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है, 6 इक्वल स्लाइसेस में ब्रेक कर दिया। थोड़ा ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, बट हाँ कंसिडर कर लीजिए 6 इक्वल स्लाइसेस में, ठीक है। तो अब जो हर एक पार्ट होगा वो कितने का होगा, 1/6। परसेंटेज में बात करें तो अब इक्वल टू 16.66%, यही होना चाहिए 16.66%। ठीक, अभी अगर मैं क्या करता हूँ, दो स्लाइसेस को मैं गायब कर देता हूँ, है ना, ये मान लो मिसिंग, या ईटन, ये मिसिंग था। तो आपसे मैंने पूछा द रेशियो ऑफ मिसिंग अपॉन रिमेनिंग, या मिसिंग टू रिमेनिंग रेशियो कितना होगा, तुम्हें बताइए, मिसिंग टू रिमेनिंग रेशियो। मिसिंग किसको बोल रहे हैं, जो हट गया ना? जी, मिसिंग टू रिमेनिंग रेशियो। क्या आंसर आया जल्दी बताइए। 1/2 1/3। अलग अलग आंसर दे रहे हो, कैसे 1/2 1/3 डिसाइड करो भाई। 1/3 कैसे है, 1/3 वाले बताओ पहले, 1/2 तो फिर भी एक बार कंसीडर करें, 1/3 कैसे है। चार तो बचे हैं, 4/6 रिमेनिंग, और 1/2। अरे 2 मिसिंग है ना, 2/6 मिसिंग टू हाँ रिमेनिंग कैसे बोला 2/6। ना, मिसिंग अपॉन रिमेनिंग, तो मिसिंग कितना है 2/6, रिमेनिंग कितना है 4/6, 6 to 6 कैंसिल, 1/2 होता है, 2/4 इक्वल टू 1/2 होता है ना। आपका आंसर कब सही होता, जब मैंने पूछा होता मिसिंग अपॉन टोटल रेशियो, मिसिंग अपॉन टोटल रेशियो, ये भी कैलकुलेट करिए जल्दी से, मिसिंग अपॉन टोटल रेशियो, मिसिंग अपॉन टोटल रेशियो या मिसिंग टू टोटल रेशियो, ये वाला कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका आंसर होगा वो टू बी एग्जैक्ट 1/3 होगा। बिकॉज यहाँ पे देखिए कितना पार्ट मिसिंग है, 1/3। 2 पार्ट्स मिसिंग है, टोटल 6 पार्ट्स थे ना, तो 1/3 होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं डाउट, सुभद्रा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। सुभद्रा यू आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स और नॉट। आई थिंक शीट्स नॉट ऑन द कॉल, ठीक है छोड़ो।
देखिए आप लोगों के पास ना चैट में भी कुछ मेंशन करने का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप लोग कुछ मान लीजिए ऐसा है कि माइक नहीं ऑन कर पा रहे हैं तो आप लोग चैट में अपना आंसर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। सो मुझ तक पहुंच जाएगी वो बात। नेक्स्ट एक काम करिए, क्वेश्चन ट्राई करिए। अभी तक जो पढ़ा है उसमें अगर कोई डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग। इन अ क्लास boy to girl ratio in a class boy to girl ratio is equal to 4/7 या 4:7. In a class boy to girl ratio is 4:7. 4:7. Now find the total proportion of find the proportion of boys find the proportion of boys in the total students. Find the proportion of boys in the total students. Full stop. Find the proportion of boys in total students. 4/11. 4/11, ठीक है। हम्म, 4/11. देखिए हुआ क्या है, टोटल बॉय टू गर्ल रेशियो क्या दिया है 4। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, रेशियो में अगर कोई एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा देते हैं, है ना, तो वो नंबर में चेंज हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, बॉय टू गर्ल रेशियो जो दिया है ये 4/7 जो है, इसमें मैं x को मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो 4x/7x। नाउ इट इज अ नंबर, x जो भी कांस्टेंट है मुझे अभी पता नहीं है, उसको जानने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या पूछा है, बॉय टू टोटल रेशियो, ठीक है। टोटल मतलब क्या, बॉय प्लस गर्ल दोनों। अभी देखिए क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन रहेगा ना, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एजम्पशन मत लीजिएगा, ये बात अभी से क्लियर कर दे रहा हूँ। तो अभी मुझे क्वेश्चन में बॉय और गर्ल दिया है ना, तो मैं ये एज्यूम करता हूँ क्लास में सिर्फ बॉय और गर्ल ही है, बाकी कोई एजम्पशन नहीं लेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 4x+7x, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 4x+7x, दैट इज 11x। और बॉयज कितने थे, 4x, x x कैंसिल हो गया, 4/11। x का आप मल्टीप्लाई नहीं भी कराते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो भी आपका आंसर सही है। बट चूंकि मुझे ये चीज एक्सप्लेन करना थी, समटाइम्स ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, तो हम लोग वहां पे सिंपलिसिटी के लिए x का यूज कर लेते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन की नीड रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लेंगे। व्हाट द पॉइंट यस। यस सर. ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। इन अ क्लास इन अ क्लास in a class 40 boys are added, 40 boys, 40 na, 40 boys are added, 40 boys are added, and the boy to girl ratio and the boy to girl ratio boy to girl ratio boy to girl ratio changes to 4/3, 4/3, 4/3. Now calculate the number of boys, calculate the number of boys originally in the class, calculate the number of boys originally in the class. 44. may be possible. फोर्टी फोर तो आना चाहिए मेरे हिसाब से. ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया, मेरा 13 आ रहा. 13 आ रहा है, 30. 30। हाँ. ठीक है, क्या क्वेश्चन डेटा आपको क्या दिया था कि ओरिजिनली आपके पास क्या थे, कुछ नंबर ऑफ बॉयज थे और कुछ गर्ल्स थी, ठीक है। इनका रेशियो क्या था मुझे नहीं पता, बट क्या हुआ कि हमने बॉयज में 40 ऐड कर दिए, ठीक है।
40 बॉयज को ऐड किया, गर्ल्स अभी भी कांस्टेंट है, तो जो रेशियो आया है वो क्या आया है 4/3 का। यही हुआ, यही हुआ ना। तो इसमें अब कैसे सॉल्व किया है आप लोगों ने ये बताइए बस। जिसने सॉल्व किया 40 वाले पहले आंसर, सॉरी 44 वाले पहले आंसर बताएंगे कैसे कैसे सॉल्व किया आपने। ऐड किए 40 और बॉय और गर्ल का रेशियो चेंज हो गया 4/3, तो 4 ऐड कर दिए बॉय के। गलत है ये, क्या बोलते हैं, जो आपको डेटा इनसफिशिएंसी का क्वेश्चन है, डेटा इनसफिशिएंट, ठीक है ना। कैसे, अब देखिए ना, आपको दो चीजें अननोन है यहाँ पे। आपको अगर हाँ, पहले मैं वाले भी वही बोलने वाली थी, जो इक्वेशन लिखे उसमें एक्स और वाई दोनों आ रहा है और इक्वेशन बनेगी एक। फॉर दैट रीजन ये डेटा इनसफिशिएंसी क्वेश्चन है। तो थोड़ा ध्यान रखिए कि आपको क्या पूछा गया है, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। वो वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि 40 स्टूडेंट्स को ऐड किया था, मतलब उसमें कोई ऐड या ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं किया था हमने, नॉर्मली जो रेशियो दिया हुआ था उसको हमने टोटल से कंपेयर कर दिया था। इसमें आपसे क्या बोला गया है कि कुछ नंबर ऑफ बॉयज ऐड किए गए हैं और फिर उसके बाद आपको रेशियो जो दिया, मतलब नया वाला रेशियो दिया हुआ ना आपको, तो पुराने वाले के बारे में तो आपको कुछ जानकारी दी ही नहीं हुई है। फॉर दैट रीजन अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब एज्यूम करिए ओरिजिनल जो रेशियो था वो था 1/2। अब सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन, अब आंसर सही आएगा। ये डेटा इनसफिशिएंसी वाला ये ओवर हो गया। देखिए क्या हो रहा है, y इक्वल टू क्या हो गया 2x, x प्लस 40 अपॉन 2x इज इक्वल टू 4/3। यहाँ से y इक्वल टू 2x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर चला जाएगा तो 8x हो जाएगा, x प्लस 40 इक्वल टू 8x, so इधर 3 से मल्टीप्लाई, so 3x प्लस 120 इक्वल टू 16 आएगा। 8x, और यहाँ से इधर गया तो यहाँ पे 120 तो 5x इक्वल टू आएगा 120, 8 आएगा, नहीं 120 मतलब 24। ये 3x इधर जाएगा माइनस का होगा ना, हाँ आगे 24 है, हाँ, ठीक है। नाउ एनीवन एनी डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि उसमें डेटा क्या दिया है, और ये जरूरी नहीं है कि जो आपने पिछली बार वाले क्वेश्चन में डेटा लिया था, जो एजम्पशंस आपने उसमें लिए थे वो एजम्पशंस सेम यहाँ पे वर्क करेंगे। सो फॉर दैट रीजन क्वेश्चन को थोरोली पढ़िएगा, तो मतलब 1 मिनट का भले टाइम ले लें बट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, डेटा नोट करिएगा, है ना। डेटा नोट करना जरूरी है, और ये इसी बस सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, किसी भी सब्जेक्ट में आप लोग अगर अपना जो कोर ब्रांच के सब्जेक्ट हैं वहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो डेटा नोट करेंगे, और यहाँ पे करेंगे तो भी डेटा नोट करेंगे, ठीक है। बिकॉज कि ये तो थोड़ा ईजी है, बट जैसे जैसे अपन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको दिक्कत जाएगी, रीजनिंग वाले क्वेश्चन में विशेषकर। सो फॉर दैट रीजन हम लोग क्या करेंगे, डेटा नोट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। द स्पेंट द स्पेंट द स्पेंट ऑफ सैलरी द स्पेंट ऑफ सैलरी ऑन food food clothing, on food clothing rent, on food clothing rent is in the ratio is in the ratio
4:2:3, sorry, 4:2:6, 4:2:6, 4:2:6, and the total spent is 36,000, is 36,000, is 36,000. Now calculate the spent on food and clothing individual, food and clothing individual, Food or clothing, food and clothing individually. Yes, what the answer? Yes, no? total spent 36,000 था ना? जी, बारह हजार और 6,000। 12,000 और 6,000। हाँ ठीक। बाकी लोग का सॉल्व हो गया ना? किसी को कोई डाउट? एनीवन, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी का नहीं सॉल्व हुआ हो तो बताइए। सर नहीं हुआ सॉल्व। नहीं हो हुआ। गया, इंडिविजुअल बताना था ना। हाँ 12 है फूड का और क्लोथिंग का चेक। देखिए, फूड, क्लोथिंग और रेंट, तीन चीजों पे हम लोग स्पेंड कर रहे हैं ना अपना सैलरी। क्या रेशियो था? 4:2:6, यही था आपको डेटा गिवन। तो Yes, sir. टोटल स्पेंड जो था वो कितना था? 36,000। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। तो टोटल स्पेंड आपको दिया था 36,000 और ये आपको रेशियो दिया हुआ है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अगर हम लोग किसी कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो रेशियो विल कन्वर्ट इनटू नंबर्स। तो मैं यहाँ पे एक कॉमन x का मल्टीप्लाई कराता हूँ, ठीक है? तो 4x + 2x + 6x = 36,000, ठीक है? अभी ये रेशियो था, अभी ये नंबर में चेंज हो गया, तो ये नंबर जो है इक्वल टू 36,000 होना चाहिए ना। अगर हम लोग टोटल स्पेंड जो है वो 36,000 कर रहे हैं तो तीनों इंडिविजुअल्स का सम जो है इक्वल टू 36,000 होना चाहिए। यस नो? Yes, sir. ठीक है, तो इनका टोटल अगर करेंगे तो ये आता है 12x = 36,000। x का वैल्यू यहाँ से कितना आया? 3,000, है ना? x का वैल्यू आ गया 3,000। अब यहाँ पे आप रख देंगे, आपसे किस का पूछा था? फूड एंड क्लोथिंग का। फूड और क्लोथिंग। तो यहाँ पे रखेंगे तो 12,000 और यहाँ पे रखेंगे तो 6,000। गॉट द पॉइंट? यस। Yes. सो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये आपका पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन। P/Q = 1:2, Q/R = 4:3, and R/S = 4:5, and
U is 50% more than S, more than S, यहाँ पे U की बात हो रही है, U is 50% more than S and you have to find P ratio U, P ratio U, ये फाइंड करना है, कैलकुलेट करिए इसको जल्दी से। Yes, anyone solved? Anyone got the answer? Yes, no? एक सेकंड। रेशियो में ही बताना है कि PQRS के फॉर्म में? P ratio U बताना। P ratio U फाइंड करना। 2/7 आएगा, 2:7। नहीं, yes, anyone got the answer? तुम्हारा क्या आया आंसर सूर्यांश? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। कहीं तो कहीं थोड़ा गलत। चलिए ठीक, देखते हैं। देखिए, हमसे पूछा किसके बारे में है? P और U के बारे में। और U के बारे में हमें क्या डाटा पता है? U जो है वो 50% ज्यादा है किससे? S से, है ना? U जो है वो क्या है? U प्लस S बाय 2, सॉरी, U इक्वल टू S प्लस S बाय 2, यही है ना? हाँ। ठीक, अभी इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते हैं। देखिए, R यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है? R जो है
वो 2 पॉइंट पे दिया हुआ आपको, कहाँ पे, एक सेकंड लास्ट टर्म में और सॉरी एक लास्ट वाले रेशियो में और सेकंड लास्ट वाले में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक नंबर के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, इसमें एक कांस्टेंट 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। एक कांस्टेंट 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं, बिकॉज मैं 3 का मल्टीप्लाई क्यों करा रहा हूँ उसके पीछे रीजन बता रहा हूँ। देखिए हर जगह कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराना होता है ना। हर जगह एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराते हैं रेशियो में, तब वो एक नंबर में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे देखिए अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये यहाँ पे r का वैल्यू 12 मिलेगा मुझे, और यहाँ पे r का वैल्यू 12 करने के लिए मैं कांस्टेंट 4 का मल्टीप्लाई करा सकता हूँ ना। दोनों जगह r का वैल्यू सेम होना चाहिए ना। अगर r यहाँ पे भी है, r यहाँ पे भी है, तो दोनों जगह r का वैल्यू सेम होना चाहिए कि नहीं? यस नो। दोनों जगह अगर वैल्यू अलग अलग आ जाएगा तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दोनों जगह r का वैल्यू सेम होना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 12 हो जाएगा। यस नो, गॉट द पॉइंट। देखिए मुझे r का वैल्यू दो जगह सेम करना है, कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है, कांस्टेंट रेशियो में चेंज होगा उससे दिक्कत नहीं है, बट r का वैल्यू दोनों जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, है ना। तो इसमें जो सबसे लास्ट वाला रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, r रेशियो s जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट इज 12 रेशियो 20, है ना। 12 और 20 हो गया ना r और s का वैल्यू, क्योंकि मैंने कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा दिए हैं तो अब ये नंबर हो जाएंगे ना। r का वैल्यू 12 और s का वैल्यू 20, ठीक है। अब चलते हैं, r का वैल्यू 12 है, तो r का वैल्यू 12 होने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कराना चाहिए हमको। तो ये q का वैल्यू मिलेगा यहाँ से कितना, 16, और r का वैल्यू कितना मिलेगा, 12 अगेन। अब q का वैल्यू अगर 16 है तो यहाँ पे मुझे 8 से मल्टीप्लाई कराना चाहिए ना। यहाँ पे मुझे 8 से मल्टीप्लाई कराना चाहिए क्योंकि q का वैल्यू 16 है, इंटू 8 कराएंगे तो q इक्वल टू अगेन 16 आएगा और p का वैल्यू 8 आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? यस नो, एनीवन, एनी डाउट? यहाँ तक किसी कोई डाउट है? कैसे सॉल्व हुआ, यहाँ तक किसी कोई डाउट है? जल्दी बोलिए। यस नो। देखिए आप लोग अगर कुछ बोलेंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि समझ में आया कि नहीं आया, अदरवाइज मेरे पास ऐसा माइंड क्या है, मतलब किस चीज के लिए हाँ बोल रहे हैं, डाउट है उसके लिए हाँ बोल रहे हैं कि डाउट नहीं है उसके लिए? आ गया समझ में, से ये समझ लेकर है। अच्छा ठीक। सो अब यहाँ पे आते हैं, s का वैल्यू कितना था 20, और s प्लस 50% ऑफ s क्या हो जाएगा, 20 प्लस 10 प्लस 10 u हो जाएगा। तो u का वैल्यू कितना है 30, और हमें p रेशियो u बताना है ना, 8/30 ये होगा, यही होगा ना। या फिर इसको और थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखिए, 4/50, 4/15 यही हो जाएगा ना। तो p रेशियो u कितना आया, 4/15। एनीवन, एनी डाउट? यहाँ तो किसी कोई डाउट? नहीं। चलिए ठीक। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई, सॉरी सॉरी, रुकिएगा। ये u का वैल्यू 15 आएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा था ना हम लोगों ने, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, 15 प्लस यहाँ पे आएगा 7.5, तो ये हो जाएगा 22.5, सॉरी सॉरी माय बैड। तो कौन किसमें गड़बड़ हुआ? लास्ट वाले स्टेप में देखिए, यहाँ आर रेशियो एस में यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा था ना, तो 5 into 3 15 होना चाहिए ना, हमने 20 ले लिया था, सॉरी। तो u का वैल्यू जो आएगा 22.5 आएगा, और अब अगर p रेशियो हम u फाइंड करेंगे तो 8/22.5 ये होगा। अब इसको सिंप्लीफाई
ऐसा नहीं किया जा सकता। एक काम करते हैं, इसमें इंटू 2 कर देते हैं, तो 16:45 आएगा, ये होगा फाइनल आंसर। सॉरी, थोड़ा सा मिस होने की वजह से पूरा गलत हो गया, अब क्या कहाँ से समझ में नहीं आया। पूरा गलत नहीं एस हुआ। को क्यों चेंज कर दिए? एस को इसलिए चेंज कर दिए, देखिए यहाँ पे 5 × 3 होना था ना, तो 5 × 3 15 होगा ना। जब 15 होगा 15 तो यहाँ पे जब 15 होगा तो u का वैल्यू क्या था, s प्लस 50%, s प्लस हाँ s का 50%, तो s प्लस s/2, s/2 कितना हुआ 7.5 हुआ ना। अगर s 15 है तो s/2 7.5 होगा, तो u का वैल्यू जो आएगा वो 22.5 आएगा। सॉरी मेरा बी सॉरी, है 8/22.5। हाँ बट ये 22.5 क्योंकि फ्रैक्शंस में है तो हमने इसको एक काम किया, डबल कर दिया है, तो 16/45 ये आपका फाइनल आंसर रेशियो। ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, वो ऑप्शंस के ऊपर अवेलेबल मतलब डिपेंड करता है कि ऑप्शंस आपको किस फॉर्मेट में दिए हो। अगर ये ऑप्शन में अवेलेबल होगा तो ठीक है, अगर ये ऑप्शन में अवेलेबल है तो ये ठीक है। ठीक है, यहाँ तो किसी को डाउट, वो थोड़ा सा मिस हो गया था पॉइंट मुझसे, इस वजह से आपका आंसर थोड़ा चेंज हो गया। आगे चले, हाँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, which one of the function sorry which one of the fraction which one of the fraction is greater in value, is greater in value 1/3, 4/15, 8/9 and 5/6, 5/6, which one of the fraction is greater in value, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है आपको बताना। Out of the following which one is the greater, you have to determine। 8/9। 8/9, ठीक, एक जवाब आया है 8/9, बाकी लोग 0.88 8/9। ठीक है। अच्छा वो कैलकुलेटर में रख के कर रहे थे क्या? हाँ ठीक ठीक, चलिए फिर अभी सीखने की जरूरत है, अभी सिखाता हूँ। आपका हो गया सुभद्रा? नहीं सर, नहीं हुआ, ठीक है ध्यान दीजिएगा। देखिए एक ना, मिनट देखे। इधर ध्यान दीजिएगा, मैं काम करता हूँ डिनोमिनेटर का जो है वो एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे 3 × 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 × 2 है। तो देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा ब्रेक करके लिखता हूँ तो 3 × 3, 3 × 2, और ये 3 × 5 है और ये 3 है, ठीक है। तो जो एलसीएम में क्या होता है, सारे कॉमन वाले एक बार कंसीडर किए जाते हैं, तो 3 3 3 3 सब में कॉमन है, एक बार हो गया। और 3 × 5 × 3, 3 × 3 × 5 × 2, ये हो गया एक बार, यहाँ से 5, यहाँ से 3, यहाँ से 2, कितना हो गया एलसीएम, 9 × 5 = 45, 2 × 90, 90, ये हो गया एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया मैंने, है ना। और जो एलसीएम आया है उसको मैं इन फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई करा दूंगा, ठीक है, इन फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई करा दूंगा। 1/3 × 90, 4/15 × 90, 8/9 × 90, 5/6 × 90। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी वो वाला फ्रैक्शन ग्रेटर है, यहाँ पे जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी वो वाला फ्रैक्शन ग्रेटर है, ठीक है। 8/9 गलत था क्या? 8/9 गलत नहीं है, सही है आंसर। हाँ आंसर सही है। आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है।
वाह, शॉर्ट छोड़ के हम लोग लॉन्ग से करेंगे पहले शॉर्ट LCM। एक मिनट, कहाँ से शॉर्ट है वो? क्यों, डायरेक्ट डिवाइड करके बता दो कौन सा नंबर ज्यादा आ रहा है, खत्म। ये एक बार में आपको एलसीएम नहीं दिख रहा है क्या इसमें? अगर मतलब थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हो तो एलसीएम तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा ना? आपको दिख जाता है सर, हम लोग को नहीं दिखता। प्रैक्टिस। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा एक दो क्वेश्चन और ट्राई करिए। लेकिन एलसीएम लेना ना थोड़ा इजी मेथड है। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे वहां पे मैंने आपको वही बताया था कि आप 1 मिनट का टाइम अगर आपने छोड़ा तो उधर लैग कर जाएगा आपका। वहां पे 1 मिनट मैटर करता है। 1 मिनट मतलब कितना, 60 सेकेंड। और 180 मिनट्स आपके पास टोटल रहता है ना। एवरी मिनट इज इम्पोर्टेंट। तो आपको थोड़ा मेथड सोचना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर मान लीजिए यहीं पे मैं 6-8 नंबर दे देता, तो अभी तो 4 थे नंबर, मैं मान लीजिए एक काम करता हूँ, इसी में नंबर बढ़ा देता हूँ। इधर 2/3, 5/3 और यहाँ पे 7/6, ये और कर दिया। अब इसमें से बताना है आपको बड़ा, तब फिर आप क्या करेंगे? इसी क्वेश्चन में मैंने 3 नंबर और ऐड कर दिए। अब आपको चेक करना है इस केस में आप कैसे सॉल्व करेंगे। एनीवन? 5/3। 5/3? अच्छा, वो विजुलाइज कर लिया, ठीक है, सही है, गुड। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 है। बाकी सारे 1 के आसपास के फ्रैक्शंस हैं। ये 1 से थोड़ा ज़्यादा है, बट ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 है। ये 1.66 के आसपास है। For that reason हाँ वो वन। है ना, वो बड़ा है। बाकी ये सारे फ्रैक्शंस जो है ये 1 से छोटे हैं, ये 1 से थोड़ा बड़ा है। ये 1.1 के आसपास है, बट ये 1.6 के आसपास है। फॉर दैट रीजन ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब है। बट इस वाले केस में अगर आप देखेंगे ना, तो ये एलसीएम लेना इजी है, बजाय कि वो एक एक एंट्रीज को पुट करके देखना। ठीक है, तो मेथड ध्यान में रखिए। सॉल्व कैसे करना है ये तो आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं तो नहीं सॉल्व करूंगा आप लोगों का पेपर, है ना। तो मेथड ध्यान में रखिए कि किस किस मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखिएगा, एक क्वेश्चन और लिखिए। द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासेस, the ratio of students in the classes is is 3:13 is to 3:13 is to 6, 3:13 is to 6, full stop. If 18 students, if 18 students are added, if 18 students are added to every class, to every class, and the ratio becomes, and the ratio becomes 15:35:21, 15:35:21, find the find the total number of students in each class, find the total number of students in each class. अच्छा, ये आपको बिगिनिंग में बताना है ना, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, एक वर्ड मिस हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास इन द बिगिनिंग, मतलब जो 18 स्टूडेंट्स ऐड करने के पहले क्या था नंबर, वो बताना। ठीक है, सेकेंड वाला रेशियो क्या बोले आप, एक बार रिपीट करेंगे? 15:35:21, 15:35:21। 15:35:21।
Yes, anyone got the answer? एक सेकंड. ट्वेल्व 52 24 12, 52 और 24. ठीक है, सही है। अरे लेकिन बहुत लंबा गया ये तो. कैसे? अरे पहले ये इसका रेशियो लिया 3x प्लस 18, 13x प्लस 18, 6x प्लस 18 लिया. ठीक है। इधर से दिया था 15, 35, 21. फिर इन दो को लिए 3x प्लस 18 अपॉन 13x प्लस 18 इक्वल टू 15 अपॉन 35. इसको क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करा के x की वैल्यू निकाला. ठीक है। फिर ऐसे ही सेकंड और थर्ड को लेके x की वैल्यू निकाला. दोनों का वैल्यू सेम आया. तो x का वैल्यू आपको एक ही बार कैलकुलेट करना था ना, ध्यान रखिए। मैंने क्या बोला था, अगर आप इसमें किसी रेशियो को मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3x 13x 6x ये कुछ नंबर्स हैं, तो 3x प्लस 18 डिवाइड बाय 13x प्लस 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 बाय 35. यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, आप नॉर्मली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार कैलकुलेट करेंगे तो भी मतलब ठीक है ना. मतलब x का वैल्यू एक बार निकालेंगे तो जहाँ दोनों में सेम ही है, x का वैल्यू तो सेम ही आएगा पूरे में. ठीक, सॉरी, हाँ, तो x का वैल्यू थ्रू आउट क्वेश्चन सेम ही रहता है। ये वाला मैंने आपको शुरू में इसलिए बताया था कि किसी भी रेशियो में अगर आप एक कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो एक नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और नंबर में आपने कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अच्छा, अगर आप नॉर्मली 3 में अगर ऐड करेंगे 18 तो नहीं ऐड होगा, क्यों? क्योंकि ये 3:13:6 एक रेशियो है, तो रेशियो में आप नंबर को ऐड नहीं कर सकते। फॉर दैट रीजन मैंने क्या किया, इसको पहले एक नंबर में कन्वर्ट कर लिया, फिर ये कैलकुलेशंस किए, ठीक है। तो x का वैल्यू जो आता है 4 आता है, यही आया है ना। हाँ. तो यहां से फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। एनीवन, एनी डाउट? यहां तक किसी कोई डाउट? चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, what fraction what fraction from the following options can be added to 5 by 8 to get the answer 1. आपके ऑप्शन है 6/24, 5/2, 5/2, 6/16, 6/16 और 6/3, ये आपके ऑप्शन। What fraction from the given options should be added to 5/8 to get the answer
1। ये क्वेश्चन था। जल्दी बताइए। Yes, anyone got the answer? आंसर आ गया क्या? किसी में नहीं आ रहा यार। किसी में 1 नहीं आ रहा? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता? देखो डायरेक्ट दिख रहा है, इसी में आ रहा है। इसमें 6/16 में 6/16 है, 5/8 टाइप करना है ना। 5/8 प्लस 6/16 को क्या लिखा जा सकता है? 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। अरे यार, मैंने ये तो फ्रैक्शन। इसीलिए बोल रहा था थोड़ा चीजों को ओपन अप करके देखिएगा कैसे सॉल्व। ठीक है, सो अगर आपको कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जी, मैं ये सॉल्व कर। सॉल्व क्या करना है? नोट करना है इसको। 5x minus 2y 5x minus 2y divided by x minus 2y is equal to 9/17. Now find the value of 9x/13y 9x/13y ये आपको कैलकुलेट करना। 9x/13y ये कैलकुलेट करना। Yes, anyone got the answer? एक सेकंड हो गया। 36/247 सही जवाब। और किसी का?
थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं इधर इधर, तो 17 इंटू 5x माइनस 2y इक्वल टू 9 इंटू एक्स माइनस 2y, ये हो जाएगा 17/85 85x माइनस 34y 9x माइनस 18y। ठीक है, ये y वाले टर्म को इधर भेजते हैं, x वाले को इधर लाते हैं, तो 85 माइनस 9 दैट इज 76x इक्वल टू हो गया कितना 1832 16y। 16y है ना। और अब इसको इधर लेके आते हैं, कॉमन कर लीजिए 4 4। 4 चौक 16 और उधर कितना हो जाएगा 19। हाँ ठीक। सो ये 19x इक्वल टू हो गया कितना 4y। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, x बाय y इक्वल टू कितना हो गया 4/19। ठीक है, y को इधर ले गया 19 को इधर ले गया, x बाय y इक्वल टू कितना आ गया 4/19। और मुझे क्या चाहिए x बाय y ही तो चाहिए, बस उसमें 9 और 13 का और मल्टीप्लाई करा देना, करा दीजिए इसमें मल्टीप्लाई। 4/19 इंटू 9/13, सो ये कराएंगे तो आपका आएगा 36 और ये कराएंगे तो आएगा आपका 247। ठीक है, एनी प्रॉब्लम डाउट? नहीं। ठीक है, चलें आगे। हाँ नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, अभी थोड़ा सा क्लास यहीं पे रखते हैं, कल की क्लास में जब आप लोग आएंगे मॉर्निंग में, तो ये वाला पार्ट फ्रैक्शंस वाला पूरा, परसेंटेज वाला पूरा, दोनों को थोड़ा अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। जो भी आपने फॉर्मूला वगैरह यूज किए हैं, जो या जो ट्रिक्स वगैरह सीखी हैं, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, है ना। तो जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज मॉनेटरी प्रॉब्लम्स, ये वो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और वगैरह वगैरह वाला, तो उसमें आपको ना दोनों को कंबाइंडली यूज करना है। ठीक है, मतलब अब तक जो पढ़ा है उस पूरे का एप्लीकेशन हम लोग एक चैप्टर में करने वाले हैं, दैट इज मॉनेटरी प्रॉब्लम्स, प्रॉफिट लॉस और ये सब कुछ। ठीक है, ये वाले चैप्टर्स में अच्छा किस किस को इजी लगता है ये वाला चैप्टर, प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला? थोड़ा थोड़ा तो मेरे को नहीं लगता। किसको लगता है इजी, मतलब थोड़ा इजी लगता है आपको? सूर्यांश आपको कैसा लगता है सुभद्रा? इजी तो नहीं है सर। इजी नहीं है ना, ठीक है चलिए। जिस जिसको इजी नहीं लगता ना, कल आपका माइंडसेट चेंज कर देंगे फॉर श्योर। ठीक है, तो लेकिन ये वाला रिवाइज करके आएंगे तब, मतलब आप लोग इंटरेक्टिव उसमें चलेंगे क्लास में तब। ठीक है, मैं अकेला अगर एफर्ट करूंगा तो फिर इजी नहीं होगा, रिवाइज करके आइएगा, इंटरेक्टिव रहिएगा क्लास में। ठीक है, तो अभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन करिए। 7/9 of the people, 7/9 of the people present in the hall, 7/9 of the people present in a hall are sitting in 9/13 of the chairs. 7/9 of the people in a hall are sitting in a in 9/13 of the chairs, in 9/13 of the chairs available, and rest are standing, and rest are standing. If there are 28 empty chairs, if there are 28 empty chairs, then how many
how many chairs would have been still empty, then how many chairs would have been still empty if everyone in the hall was sitting. फुल स्टॉप। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, होमवर्क में हाँ आप लोग उसको सॉल्व करके आएंगे। सो टिल नाउ थैंक यू फॉर joining the class and have a good day, sorry, have a good night।